बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, इस पर बात करेंगे। जबकि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हदायत पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में जो आला सतही वफ़द इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से जो है वो आगाह कर रहा है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में डिस्कशन होगी। और पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमती इकदामात, मौसमियाती तब्दीलियाँ, सिंध और बलोचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में, इन टॉपिक्स पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इन स्टूडियो में हमारे साथ बात करने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जब्बार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब्बार साहब, आपका भी शुक्रिया। जूम पर हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा, वाशिंगटन में हैं, अमेरिका में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं इस वक्त। बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा, सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू उमर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन द शो। जी बुशरा साहिबा, कैसा जा रहा है दौरा? क्योंकि हम जो अभी देख रहे हैं, आप पहले न्यूयॉर्क भी गए हैं और इस वक्त वाशिंगटन में जो आज मुलाकातें हुई हैं, उस हवाले से थोड़ा सा आगाह कर दीजिएगा। और जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ को पजीराई मिल रही है, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से अप्रिशिएट किया जा रहा है, उस हवाले से ज़रा बता दें। जी उमर, मेरा ख्याल है कि अभी तक माशाल्लाह हमारा जो दौरा है वो बहुत कामयाब दौरा है। बी इट अबाउट इंटरनेशनल डेलीगेशन, बी अबाउट जितनी हमारी इंटरनेशनल मीडिया से इंटरेक्शन हो रही है, जो हमारा यूएन में जो 2 दिन न्यूयॉर्क में हमारा मिशन था, उधर हमें बहुत अप्रिशिएट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से ये डेलीगेशन को हैंड पिक किया है, एंड आई थिंक ही इज द वो कहते हैं ना ब्रेन बिहाइंड दिस होल प्लानिंग। और ये जो अक्रॉस पार्टी रिप्रेजेंटेशन है, बी इट अबाउट विमेन रिप्रेजेंटेशन, बी इट अबाउट यूथ, बी इट अबाउट टेक्नोक्रेट्स, मेरा ख्याल है हर मेंबर को बड़ा सोच समझ के वजीर आजम ने चूज किया है। और फिर बिलावल साहब की सरबराही में ही इज डिलीवरिंग हिज मैसेज इन अ वेरी पावरफुल मैनर। और हमें जो आगे से रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप चूंकि हम वॉशिंगटन आ गए हैं, हमारी बहुत सारी कैपिटल हिल में कांग्रेसमैन, कांग्रेस वेमेन, सेनेटर्स सबके साथ मुलाकातें हैं। और जो हम मैसेज लेके आए हैं उमर, सबसे बड़ी बात, हम मैसेज लाए हैं पीस का। और हम मैसेज लेके आए हैं, एंड वी वेरी क्लियर ऑन फ्यू थिंग्स। वी टॉक अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, वी टॉक अबाउट कश्मीर, वी टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंसी। हम बात करते हैं कि किस तरह मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का दौर है। वी टॉक अबाउट, वी आर ऑल थिंकिंग अबाउट सीज फायर, येट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, ही कीप्स ऑन सेइंग इट्स नॉट अ सीज फायर, इट्स अ पॉज। And it's very alarming, the kind of hate speech, the kind of disinformation, misinformation that Indian media is using. इन सब चीज़ों को लेके हमारा केस ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग बना है, बट जिसको हम डिलीवर करने में भी भरपूर अंदाज में कामयाब हुए हैं। कल यहाँ पे एम्बेसी में भी हैड एन इंटरैक्टिव डायलॉग विद द डायस्पोरा ऑफ यूएस। और मेरा ख्याल है कि हमें इतना अप्रिशिएट किया उन्होंने कि हम इतने प्राउड हैं, वी आर सो प्राउड दैट सच अ पावरफुल डेलीगेशन, such an informed delegation is representing Pakistan's case. तो जिस तरह आवाम फौज की कामयाबियों पे खुश थी, और वो कहते हैं ना, आफ्टर पोलराइज्ड नेशन जो हम बन गए थे और इतनी मायूसी थी, और फिर हमारे इदारों ने हमें वो एक नया कॉन्फिडेंस बनाया, और फिर उस मैसेज को लेके हम जो यहाँ आए हैं और जो हमें अप्रिसिएशन मिली है, वो मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर पा रही। तो बल्कि यहाँ पे तो लकब दिए जा रहे हैं ऑफ अ ड्रीम टीम। वो ठीक। कहते हैं ना कि वो जी। राइट मैसेज विद द राइट पीपल। ठीक। और आई थिंक क्योंकि हमारी नीयत साफ है, या क्या है पाकिस्तान का, जिस तरह इंडियन डेलीगेशन की अभी वीडियो वायरल हुई है, इंडियन का डेलीगेशन का नैरेटिव इतना स्ट्रांग नहीं है, फैक्चुअल नहीं है। और हम बात करते हैं ट्रेड की, हम बात करते हैं पीस की, हम पूरे उस खित्ते की पीस की बात करें, तो इसको बड़ा पॉजिटिवली लिया जा रहा है। यू सी, ट्रम्प सही। इज ऑल अबाउट ट्रेड, ट्रम्प इज ठीक। ऑल अबाउट पीस। सो बिल्कुल। उनके जितने भी कांग्रेसमैन हैं वो इसको बड़ा अप्रिशिएट करें। बल्कि कल की मीटिंग में ये बात भी डिस्कस हुई कि यहाँ पे एक जिस तरह इंडियन कॉकस है और पाकिस्तानी कॉकस है, उनको आपस में एक टेबल पे बुलाने की बात हुई कि ठीक। आप लोग ये बैठें और कोई मीडिएशन का रास्ता निकालें।
बिल्कुल ठीक। अच्छा बुशरा साहिबा, हमने देखा कि जब इंडियन डेलीगेशंस को जो है वो हर जगह शिकस्त, शर्मिंदगी, जिस तरह पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, उसी तरह सफारती महाज पर भी भारत को कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, आपकी अहम मुलाकातें भी हुई हैं, इंटरनेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट से जो हैं आपकी गुफ्तगू भी हुई है। क्या कहना है उन लोगों का? बिल्कुल, क्योंकि देखें उमर, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि उनका उन वो व्हाट दे आर प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग इज के पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाई जाए, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। और बिलावल भुट्टो in various meetings was very adamant over the fact that Pakistan is one country who is facing the most terrorist attacks, और हम सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, हमारे सियासतदान सबसे ज्यादा उससे अफेक्ट हुए हैं, हमारी पर्सनल कुर्बानी है उस हवाले से। और आप ये बात नोट करें कि जब यूएन में 2 दिन हमने बैठ के इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात की, तो जाहिर बात है इंडिया की कोई डेलीगेशन ने अभी तक यूएन के साथ कोई मीटिंग नहीं रखी। उन्होंने उसको ठीक। इस काबिल ही नहीं समझा, और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी गुफ्तगू में नजर आ रहा था। ट्रीटी इज बिटवीन इज अ बायलैटरल डॉक्यूमेंट, उसको इस तरह निगेट नहीं कर सकते। एंड वी वर वेरी क्लियर ऑन द फैक्ट दैट आज अगर इंडिया bypasses Indus Water Treaty, then rest assured the amount of treaties that there are in the world, उनकी भी कोई वक़्त नहीं रहेगी। तो अगर आज आप हमारे साथ स्टैंड नहीं लेंगे to support and protect Indus Water Treaty, then treaties all over the world will be negated। तो उस चीज से बड़ा एक इम्पैक्ट आया। सेकेंडली, यहाँ पे भी जो उनका इंडिया का बयानिया है, जब जी। प्रूफ मांगते हैं, जरा हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमसे प्रूफ मांगा तो हमने दिया। हमने कहा, हमने तो तब भी ट्रांसपेरेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस टाइम पे भी कहा था कि आके हम एक कमेटी बनाते हैं, बिल्कुल, काकूल ट्रांसपेरेंट में जब किस्म की, खिताब उस किया पे था प्राइम मिनिस्टर तहकीकात साहब ने, होनी। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे जब उनसे सवाल होता है तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं है बताने के लिए कि यहाँ पे किसने ये इंसिडेंट कैसे हुआ, और उनके पास क्या प्रूफ है कि पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व या नहीं है। अब जिस तरह मैं देख रही थी टीवी पे जो बलोचिस्तान वाला इंसिडेंट था, तो हमारे पास प्रूफ था और हमने दिखाया, हमने जी। शो किया। जी। तो कहने की बात ये है कि उनकी credibility is being questioned here, and I tell you again and again, we are emphasizing on trade, we are emphasizing on peace, and this is what the American government wants. So that is why we're getting a much positive response as to what India is getting. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल आप जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी आपकी मुलाकात हुई होगी, उनका क्या कहना है पाकिस्तान के हवाले से? पाकिस्तान ने इतनी बड़ी फतह हासिल की है अभी। बिल्कुल, देखिए उमर, हम जिस तरह पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो वी आर ऑल्सो पेट्रियट्स। बट जो अपना मुल्क छोड़ के बाहर बैठे होते हैं ना, उनके जज्बात ही और होते हैं। और कल जिस तरह का हमने एनर्जी इन द रूम फील की है, बी इट अबाउट बीइंग प्राउड एंड द वे दे वर गोइंग ऑन अबाउट कि उनको कितनी खुशी हम, और वो दे वर ऑल। और मैं इस मौके पे आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द पाकिस्तानी डायस्पोरा, क्योंकि उमर मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं दिसंबर में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस के लिए भी वॉशिंगटन आई थी, जी। एंड बिलीव यू मी, दे आर सो वेल कनेक्टेड। मेरी सारी कॉल ऑन जो थी, वो यहाँ के जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है हमारी पाकिस्तानी, उन सब ने, वो दे आर सो कनेक्टेड विद द कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन हियर। उन्होंने सारी मीटिंग्स अरेंज कराई, और अभी भी पैरेलल हर बारी कहते हैं हम किस तरह आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और आज हमारे साथ वो शाना बशाना खड़े हैं, थिंक टैंक्स के साथ उनकी मीटिंग्स करा रहे हैं। सो दे आर यूजिंग ऑल देयर रिसोर्सेज टू फैसिलिटेट। और मुझे ऐसे लगता है जैसे बहुत अरसे बाद पाकिस्तान हैज बिकम अ नेशन, उसी तरह यहाँ पे भी द डायस्पोरा इज इक्वली इंथुजियास्टिक अबाउट इट, और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे कॉज को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और हमारे जाने के बाद भी वो इस मैसेज को कंटिन्यूसली जो है ना री करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा बुशरा, आपका जो है वो ज़ाहिर बात है इंटरेक्शन हो रहा है पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, तो बिजनेस के हवाले से, क्योंकि मईशत एक बड़ा चैलेंज है और प्राइम मिनिस्टर का बड़ा फोकस है शहबाज शरीफ साहब का कि मईशत को बेहतर करना है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से खुसूसन जो है वो प्रेफरेंस, तरजीह दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो मौजूद है, उनका गवर्नमेंट के हवाले से क्या कहना है? बिल्कुल, बहुत सारे लोग मुझे बल्कि मिले, पिक्चर्स भी दिखाए कि हम वापस गए हैं और हम यहाँ पे आईटी सेटअप्स कर रहे हैं। तो हमने प्राइम मिनिस्टर से, हमारी मुलाकात हुई है कि अगर हम वहाँ कर सकते हैं तो हमें मौका दें कि हम पाकिस्तान में भी आके इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करें। एंड यू सी, प्राइम मिनिस्टर इज वेरी एडमेंट ओवर द फैक्ट दैट वी हैव टू क्रिएट अ वन स्टॉप शॉप
हमने इस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट करना है ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए आसानियां ही आसानियां पैदा हों। और पिछले कुछ महीनों से सिर्फ इसी पे काम हो रहा है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी, कि हमने बाहर से आए हुए इन्वेस्टर्स अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को किस तरह फैसिलिटेट करना है। बिल्कुल देखिए, ठीक है मैं सर। कहते हैं ना, व्हेन द विल इज देयर, व्हेन द विल ऑफ द गवर्नमेंट इज देयर, व्हेन द विल ऑफ द पीपल इज देयर, तो रास्ते खुद ही बन जाते हैं। और जो कल मैंने विटनेस किया है कि जो जज्बात थे और जिस तरह वो प्राउड थे, बड़े अरसे बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज लुकिंग एट अ वेरी प्रॉमिसिंग सिचुएशन। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान प्रॉमिसिंग सिचुएशन में। सलमान गनी साहब, आप कोई बात करेंगे इस वक्त? बहुत बहुत शुक्रिया। बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानी मौक़िफ़ को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो डेलीगेशन बनाकर भेजा है, हर जगह राय मिल रही है सलमान गनी साहब। और वो सही, अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस वक्त दौरे सऊदी अरब पर भी हैं, लेकिन हम कमिंग बैक टू दिस डेलीगेशन, इसने बड़ा बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जो है इन्होंने पेश किया। देखें, अभी बुशरा भट्ट साहब अमेरिका से जो बात बता रही हैं, ये पाकिस्तान के हवाले से बड़ी हौसला अफजा सूरत हाल है। और बैरूनी महाज पर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कभी इस तरह की सूरत हाल तारी नहीं हुई कि दुनिया आपके मौक़िफ़ के साथ खड़ी हो और भारत के मौक़िफ़ को निगेट किया जा रहा हो। कि इसलिए कि जब आप 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़या और उसके बाद 10 मई तक की सूरत हाल में पाकिस्तान ने एक मौसर और मुस्बत तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा किया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उस वाक़े के जवाब में ये कहा कि आप इसकी तहकीकात करवाएं और पाकिस्तान इसमें तावन करने के लिए तैयार है। और दूसरी साइड पे अभी तक आप देखें कि 22 अप्रैल से अब तक वो तहकीकात का लफ्ज़ सुनने के लिए भी तैयार नहीं। इसकी वजूहात क्या हैं? और इसकी सबसे बड़ी वजूहात ये है कि जी उन्होंने इससे पहले भी मोदी सरकार और ख़ुद नरेंद्र मोदी साहब का तर्ज़ अमल बताता है कि वो एक इंतहा पसंद हैं, वो एक फाशिस्ट तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करते रहें। और इस वाक़े के साथ ही एक FIR 10 मिनट के अंदर काट ली गई और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इल्ज़ाम तराशी का माहौल क्रिएट किया गया। मतलब ये था कि ये एक मुनज़्ज़म वाक़या है। और फिर नरेंद्र मोदी साहब का ये कहना है कि जी वो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। ये पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान एक, आप इस खत्ते के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, पाकिस्तान वैसे छोटा मुल्क ज़रूर है लेकिन दिफाई एतबार से वो बराबरी की सतह पे है, जिसका सबूत सबसे बड़ा 10 मई को सामने आ गया। अब बात ये कि पहली दफ़ा बैरूनी महाज पर पाकिस्तान के मजबूत बयानिए ने दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान को भी पजीराई दी है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा गया है। और आप देखें, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तहकीकात और तावन की बात की है तो सब ने इस पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तईद करते हुए पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया है। और आगे की तरफ चलना कैसे है? देखें, अभी जो बात मोहतरमा कर रही थी वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका के अंदर, UN के अंदर सब ने इस तर्ज़ अमल को सराहा है। और माजी के अंदर इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम तराशी करता है वो दहशत गर्दी के हवाले से थी। इसका मतलब ये सब कुछ प्लान्ड था और पहली दफ़ा इस वाक़े के बाद वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। हमारा एक वफद गया है, उस वफद को वहाँ पर पजीराई मिल रही है और दूसरी सतह पर 7 वफूद गए हैं जी। और आप देखेंगे 3 क्वेश्चन का उनके पास जवाब नहीं कि उनसे पूछा जा रहा है कि पहलगाम वाक़या हुआ जी, आपने उसकी मजम्मत की, आपने उसकी तहकीकात करवाई, पाकिस्तान ने अगर पेशकश की तो आपने उस पेशकश को क्यों कर अकोमोडेट नहीं किया? और इसका उनके पास कोई जवाब नहीं। दूसरी बात जो आपने अपने इब्तिदाइये में कही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का सऊदी अरब का विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, सऊदी अरब इस सारी कशीदगी के वक्त में वो सीज़ फायर में भी उसका एक रोल रहा, बराह रास्त अमरीका था और पाकिस्तान की लीडरशिप और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के सिपा सलार सऊदी अरब के साथ राब्ते में भी रहे। और मैं आपको याद करवाता रहूँ कि जिस वक्त ये सीज़ फायर हुआ उस रोज़ नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद थे और सऊदी अरब यही चाह रहा था कि सीज़ फायर हो। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेरे ख़्याल में ये विज़िट इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जाके सऊदी लीडरशिप को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि हमने आपकी अपील को कबूल किया, सीज़ फायर पर आमादगी जाहिर की, लेकिन भारत का जो जारहाना तर्ज अमल है वो इस खत्ते के अंदर एक नई सूरत हाल तारी कर रहा है। लिहाजा सऊदी वली अहद को ये इन सारी सूरत हाल को बताने के बाद उनसे फिर ये कहा जाएगा कि आप एक पॉजिटिव रोल अदा करें। और पाकिस्तान का उम्र बड़ा केस ये है कि पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, पाकिस्तान मुज़ाकरात की बात कर रहा है, पाकिस्तान डायलॉग की बात कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की की बात कर रहा है।
और दूसरी तरफ आप देखें कि जारहाना अज़ाइम है, लिहाजा ये फ़र्क दुनिया के सामने गया है तो पाकिस्तान का एक बड़ा रोल सामने आया है। और ये मैं समझता हूँ कि ये रोल सामने आने के बाद पाकिस्तान की बैरूनी महाज पर पजीराई बहुत बड़ी है। बिल्कुल ठीक है। एक तरफ तो जब्बार चौधरी साहब पाकिस्तानी मौक़िफ़ को हर जगह सराहा भी जा रहा है, जिस तरह आपने बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा का भी सुना कि हम तो सबूत के साथ दलाइल के साथ बात करें, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हर मकाम पर पहले तो जंग में शिकस्त हुई और अब सफारत के अगर हम सफारतकारी के हवाले से बात करें तो हर जगह जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उमर, इंडिया की जो सफारती जो तन्हाई थी ना पहले, वो अब जो है ना वो बढ़ गई, रसवाई और जागहंसाई में जो है ना वो बदल चुकी है और इसका पूरा ज़माना मोतरफ भी है, गवाह भी है सारा। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सफारतकारी में वही फ़र्क है जो 7 मई और 10 मई को जो है ना पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स में था। ठीक है, अब ये इससे आप अंदाजा लगा लें कि ठीक है, आपने कोजे में कौन ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि अपना बुशरा भट्ट साहबा ने आप उनको अभी दौरान का दूसरा तीसरा दिन है इनका, तो उन्होंने आपको दर्जनों एंगेजमेंट करवाई। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि कांग्रेसमैन से मुलाकात हुई, सिंध ताश के हवाले से गुफ्तगू हुई, थिंक टैंक से मुलाकात हो रही है। ये आप जो बाकी दूसरी तरफ देखें इंडिया वाले हैं, आप उनकी एंगेजमेंट क्या है? अपनी एम्बेसी, अपना अमला, अपने झंडे पीछे और अपना सफारती अमला और उसको खिताब। अब ये उनकी एंगेजमेंट, 4 बंदे अपने बैठा और शशि थरूर को उन्होंने इसलिए चुना था शायद कि कोई ये अक़वाम मुत्तहिदा में सर्व कर चुका है, वहां पर शायद हमारे लिए कोई वोट इकट्ठे करेगा, कोई मजम्मती करारदाद आ जाएगी, कुछ आ जाएगा, मेल मिलेगी। वहां पर जाके देखें, वो यूएनए में अभी अंजुम साहब ने बताया कि यूएनए में उन्होंने कोई एंगेजमेंट ही नहीं, उनकी मुलाकात, इनकी सफारतकारी उमर साहब जो है ना हमारे लिए ना ब्लेसिंग इन दिस सेंस इस्तेमाल हो रही है कि ये इनका वफद कुवैत में गया, ठीक है, वहां से कुवैत ने पाकिस्तान के जो 19 साल बाद पाकिस्तान के जो वीजे थे उनको पाबंदी हटा दी। मैं तो समझता हूं चौधरी साहब आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो चीज भी इन्होंने की है हमारे फायदे, जंग शुरू की, हमने फतह हासिल कर ली हर जगह। अब नया देख लें जी, इनका वफद अमेरिका गया है, पाकिस्तान जना अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दी कमेटी है उसका सरबराह बन गया। ठीक, तो ये इनके सब्ज कदम जहां जहां पड़ रहे हैं पाकिस्तान के लिए खैर ही खैर निकल रही है। इसलिए दूसरी ये बिल्कुल इस वक्त जो है ना वो मैंने बताया ना तन्हाई से बात आगे निकल गई है, कोई बात नहीं इनकी सुन रहा, जहां तक कि इनका जो दरीना एलाई है, रशिया ने भी उनको जो है ना इस वक्त तक वो भी मामला जो है ना वो भी किस तरफ नहीं आ रहा। इन्होंने जब ये G7 में जब इनके ऊपर जब इनके नरेंद्र मोदी के जब इनकार हुआ वहां पे जाने से, उसके बाद मैंने कुछ इंडिया में सोर्सेज से पता करवाया, मैंने कहा कि क्या मतलब है, आप लोगों ने कोई कोशिश नहीं की सफारती, आपको इतना बड़ा इवेंट G7 कंट्रीज का इजलास, आप 5वीं बड़ी मैशियत, और आपको जनाब उन्होंने ऐसे जो ना वो दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिए। मुझे मेरे सोर्स ने बताया, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने पहले तो डायरेक्ट कोशिश की, वहां से कनाडा ने कोई बात नहीं सुनी, उसके बाद इन्होंने जो है ना वो इन्होंने देखा अपना कि कोई कौन सा मुल्क जो इस वक्त हमें कोई थोड़ी बहुत सपोर्ट दे सकता है, तो पता चला जनाब जी के इनके वजीर खारजा ने कोई रशियन साइड से थोड़ी सी ना इनको कोशिश की कि चलो हमें कोई करके तो कनाडा की तरफ से कोई सपोर्ट शायद कोई इन्विटेशन ले दें। वहां से भी चिट्टा इनकार आया, जिससे ना सफेद इनकार, बिल्कुल उन्होंने कहा जी कि हम इस मौके पे आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, शर्मिंदगी का सामना क्योंकि आपने पूरी जो दुनिया की जो जितनी कम्युनिटी है, आपने जो इस पूरे जो जारहियत की है, उसके बाद आपका जो तर्ज अमल था, जैसे सलमान साहब ने भी कहा कि देखिए हमने अमन को मौका दिया, हमने जब भी हमेशा अमन की बात, जिसकी उस वक्त नहीं, ये जो खास तौर पर ये जो पीरियड था ना बड़ा क्रूशियल था, ये जो पहलगाम से लेके 10 मई तक, ये बड़ा क्रूशियल पीरियड था। लोग जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त आपके साथ एंगेज कर रही थी ताकि एस्केलेशन ना बढ़े, उस दौरान में पाकिस्तान की तरफ से जो बात हो रही थी वो हमेशा जिम्मेदारी की, अमन की, जिनकी हम कोशिश करते हैं लाएं, आप बात करें, हम कहते थे कि आप हिंदुस्तान को समझाएं। जब वो लोग हिंदुस्तान की तरफ जाते थे तो वहां पर जनाब बड़ी एरोगेंस नजर आती थी, और उसके बाद फिर लोगों ने पीछे हटना ही था कि जो लोग भी सालसी कराने के लिए जब कोशिश करके भी लोगों ने देख ली, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर इसलिए है, इसलिए पूरी तरह जो है ना वो क्या कहते हैं, कहीं तरफ से भी इनको जो है सपोर्ट नहीं मिल रही। और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने दाइया में भी जिक्र किया, ये दौरा जो है मेरे नज़दीक ये उसी शटल डिप्लोमेसी का ही अगले तसलसल है जो अपना वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल साहब ने जो पहले 5 दिनों में 4 दौरे 4 ममालिक के किए, उसके बाद ये 5वां दौरा, और फिर जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं उनकी जो ख्वाहिश भी थी कि ईद का दिन उनके साथ गुजारा जाए, तो उसको भी इन्होंने ऑनर किया, और साथ बैठ के बड़ी दिल की बातें होंगी कि कहते हैं ना ईद अपनों के साथ मनाते हैं, तो हमारे सऊदी अरब वाले हमारे अपने हैं तो उनके साथ मनाने के। और उसके बाद जो है मेरा ख्याल अगला दौरा जो है ना वो चीन का भी मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, वो भी होगा। हम दोस्त ममालिक का तो शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, लेकिन ये सऊदी अरब का विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए, इसमें कोई शक नहीं, मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि वो 4 मुल्कों के दौरे के बाद इसकी अहमियत इसलिए भी है कि इसमें आपके फील्ड मार्शल हैं और सऊदी अरब के साथ हमारे बड़े जज्बाती रिश्ते हैं और शरीफ फैमिली के अपने भी उनके साथ रवाबत हैं कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हों या शहबाज शरीफ साहब, कि पाकिस्तान को माशी सूरत हाल जो अबतर सूरत हाल के अंदर से निकालने में सऊदी अरब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इस वक्त ख़ित्ते की सूरत हाल एक नया रुख अख्तियार कर रही है। पाकिस्तान इस खिते में भारत के मुकाबले में छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन उसका रोल बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो सियासी ताकत पाकिस्तान को हासिल हुई है, दुनिया भर में इसकी पजीराई हुई है, इस वजह से हुई है कि पाकिस्तान ने एक मुस्बत तर्ज़-ए-अमल अख्तियार किया है और अपने रवैये के बारे में ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब के सारे बयानात उठा के देख लें, वो बड़े हकीकत पसंदाना है। और अब भी वो अमन की बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान के साथ डायलॉग और मुज़ाकरात की बात करता है तो वो इसलिए करता है कि पाकिस्तान का एक सियासी केस मौजूद है और कश्मीर हमारे लिए कोर इशू है और कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। और इसमें ये जो कश्मीर का जब हम इशू की बात करते हैं, ये कोई हुकूमत के असूल का ज़रिया नहीं है या कोई ज़मीन के असूल की बात नहीं है, ये कश्मीरी अवाम के मुस्तकबिल के तयन का इख्तियार, और ये इख्तियार उन्हें UN की रेजोल्यूशन से मिला है। और पाकिस्तान ने हमेशा बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म पर यह बात की है कि अगर इस खिते के अंदर अमन और इस्तेहकाम लेके आना है तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कश्मीर है। और आप देखें कि एक तरफ आपकी लीडरशिप हकीकत पसंदाना है तो दूसरी तरफ लीडरशिप का हाल देखें कि जब से ये शख्स वहाँ पर बरसे इक़्तिदार आया है, उससे पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 140 मरतबा मुज़ाकरात हो चुके हैं। मुज़ाकरात की नशिस्तें होती थी, आपस में बैठते थे। ये शख्स जब से बरसे इक़्तिदार है उसके बाद वो डेडलॉक की कैफियत है। और डेडलॉक की कैफियत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, इस खिते के अंदर मैं आपको जो बात नज़र आ रही है कि इस खिते के तमाम हमसाया ममालिक इनके तर्ज़-ए-अमल की वजह से तंग थे। आज वो बांग्लादेश समेत श्रीलंका देख लें, मालदीव देख लें, भूटान, सब इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा मतलब पाकिस्तान का एक बड़ा रोल सामने आया है। लेकिन असल बात यह है कि दिफाई एतबार से आपने दुनिया को बता दिया है कि कोई ताकत पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत नहीं कर सकती, और अगर करेगी तो उसका वही हाल होगा जो 10 मई को हुआ है। लेकिन जो बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान को माशी हवाले से अपने पाँव पे खड़ा करना है, और शहबाज शरीफ साहब में ये अहलियत, ये सलाहियत, ये जज्बा मौजूद है कि उन्होंने देखें कि एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर जब पाकिस्तान पर दिवालियापन की तलवार लटक रही थी, उन्होंने अपने एक ज़िम्मेदाराना तर्ज़-ए-अमल से वो मामला ख़त्म किया। IMF ने आपको बड़ा प्रोग्राम दिया है। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इम्कानात हैं, दुनिया पाकिस्तान का रुख कर रही है, लिहाजा पाकिस्तान के अंदर ये माहौल तारी करना पाकिस्तान के अहले सियासत की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर मुआशी और तजारती एक्टिविटीज़ बढ़े। लेकिन बात यह कि मुआशी और तजारती एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो लोगों की सूरत हाल बेहतर होगी। आज पाकिस्तान के अंदर जो कैफियत है कि आज अगर आप इस बात पे इत्तेफाक राय कर लें कि मुआशी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, पाकिस्तान के अंदर साजगार माहौल तारी करना है, तो यकीनन इस मुआशी तरक्की के हवाले से जो इक़दाम हैं इसके अच्छे समरात आम आदमी पर आएंगे और इससे पाकिस्तान के मकासद की तकमील भी होगी और पाकिस्तान का एक ज़िम्मेदाराना किरदार भी सामने आएगा। बिल्कुल ठीक है। जब्बार साहब, पोलियो के ख़ात्मे के लिए जो हुकूमती इक़दाम हैं उन्हें कैसे देख रहे हैं? आज अहम मुलाकात भी हुई मुस्तफ़ा कमाल साहब से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, आयशा रज़ा फ़ारूक साहिबा भी उस मुलाकात में मौजूद थी। जो मौसमियाती तब्दीलियाँ सिंध और बलूचिस्तान जो शदीद गर्मी की लपेट में, उस पर भी बातचीत हुई। तो क्या समझते हैं इस हवाले से, क्या होना चाहिए? देखिए उमर साहब, पोलियो बहुत एक दरीना और बड़ा ही अहम मसला है हमारा। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ दुनिया में इस वक्त 2 मुल्क रह गए हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, जहाँ से पोलियो, मैंने पोलियो पर बहुत ज़्यादा काम किया। जब आपको याद होगा 2014 डेडली ईयर फॉर पाकिस्तान, जब हमारे पास यहाँ पोलियो के केसेज जो है ना वो 300 साढ़े 300 से भी ऊपर चले गए थे। उसके बाद फिर आपने देखा कि जो है वो हमारे ऊपर ट्रैवलिंग का बैन भी लगा मुख्तलिफ मुल्कों में जाने पे। मुझे खुद याद है मैं 2015 में जब एक मुल्क में जाना था तो खुद मैंने भी पोलियो के कतरे जो है ना मुझे पीने पड़े उस वक्त वीज़ा हासिल करने के लिए। तो वो एक डेडली, उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त किस्म की इस पर जो है ना वो कम बैक किया। मैं कहता हूँ कि आप देखें कि नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त 2015 के बाद फिर 16 और 17 जो साल था ख़ास तौर पे, वो बिल्कुल पाकिस्तान जो है ना वो इतना नीचे आ गया कि जहाँ पर हम तमाम लोग, जितने डोनर्स थे, जितने बैनुल-अक़वामी जो इदारे थे, वो सब लोगों की आप उन 2017 की पेशन गोइयाँ उठा के पढ़े, वो कहते थे बस पाकिस्तान निकल गया,
निकल गया, पाकिस्तान खत्म होने वाला, शायद अगले 1 साल में या 2 साल में पाकिस्तान डिक्लेयर हो जाए हम लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो 18-19 के बाद के जो 2-3 साल आए, उसमें अब आई डोंट नो कि हुकूमत में क्या, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आए कि वो दोबारा जो था ना वो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुई, शायद कोई गवर्नमेंट चेंज होने का भी कोई असर होगा कि वो पॉलिसी का तसलसल नहीं रहा, या क्या मामला बना, उसके बाद से फिर दोबारा थोड़ा सा ना राइज इसमें आया। लेकिन पिछले साल थोड़ा ज़्यादा राइज था, इस साल मुझे लग रहा है कि उस पिछले साल से थोड़ा सा दरा अभी थोड़ा सा कम है। ट्रांसमिशन इसकी जो है ना वो भी रिसेंटली हमने डाटा देखा मैंने, तो उसमें भी अभी कुछ हौसला अफजा सूरत हाल हो रही। लेकिन उमर इसका जो है ना वो इसका जब तक हम क्या कहते हैं उसको, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल का मसला है, बच्चों की जिंदगी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकसली काम करना चाहिए। ये 2000 अपना जो आयशा रजा फारूक साहब थी फोकल पर्सन, ये पहले भी यही थी उस वक्त जब इन्होंने कंट्रोल किया, बहुत सारी चीज़ें आई। तो हम उम्मीद करते हैं, अभी फिल्म वही है मेरा ख्याल, तो उसकी अपना सरबराह फोकल पर्सन की पोलियो प्रोग्राम की, तो ये इनको मालूम है, इन लोगों ने बहुत सारे जो है ना वो एक्चुअली उस वक्त भी पाकिस्तान ने उन 2-3 करीबी ममालिक का हमारे डाटा स्टडी किया था जाके वहाँ पे वफद, जिन्होंने पोलियो ख़त्म किया, जिन्होंने डिक्लेयर किया कैसे कि जो हमारे तरह का जहाँ पे हम कह लें कि एटमॉस्फेयर है, हमारे तरह का माहौल है, पॉपुलेशन के पैटर्न्स लिविंग ऐसे ही हैं, तो इनके पास पूरे डिज़ाइन और प्लान मौजूद हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरपूर काम होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट कोशिश भी करती है, अवेयरनेस का भी मसला है। अब उसमें भी माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि अब पहले वाली रिजिडनेस नहीं नज़र आती, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत लोगों को भी ये रियलाइज़ हुआ है कि ये इसकी तरफ हमने जाना है, ये एक बीमारी है। और खास तौर पे जो हमारे बच्चों का कोरोना के बाद हमारे बच्चों का एक कोरोना ने जो जहाँ झटका लगाया हमें, जहाँ पे क्राइसिस पैदा हुआ, वहाँ पर शायद ये अपॉर्चुनिटी भी पैदा हुई कि यार वैक्सीन वगैरह लगाने से जो है ना वो मसाइल हल ही होते हैं, मसाइल बढ़ते नहीं हैं। ठीक, बिल्कुल। सलमान गनी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या? देखिए, बात यह कि ये एक संजीदा चीज़ थी, जैसे आपने ये बात की है कि बच्चों की सेहत के हवाले कौमें बड़ी टची होती है, बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से बड़े संजीदा इकदाम हुए थे, लेकिन बाद जहाँ जो हमारे यहाँ कुछ मखसूस इलाकों के अंदर इसकी मुखालफत हुई, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने अपने तौर पर मुहिमात शुरू की, और इस हवाले से जो रोशन ख्याल लोग हैं, ख़ास तौर पे टीचर्स का एक रोल था उन इलाकों में, असातिज़ा ने भी रोल अदा किया है। इन चीज़ों पे किसी सियासत की गुंजाइश नहीं है। और ये मुझे याद पड़ता है कि 2-3 साल पहले तो सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क करार दिया जाएगा, फिर ये इस रुझान में क्यों कर इजाफा हुआ है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जो भी मुहिमात हैं उस पर सोच समझ के अमल दरामद होना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर ये पोटेंशियल, मुझे याद पड़ता है, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते होंगे कि अफगानिस्तान के अंदर भी ये रुझान बहुत ज़्यादा था, उन्होंने भी किसी हद तक कर्टेल किया है। ज़्यादा पाकिस्तान में बच्चों की सेहत के हवाले से हमें ज़्यादा टची होना चाहिए। बच्चे हमारा सियासी मुस्तकबिल है, हमारा मुआशी मुस्तकबिल है, और बच्चों की पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और इस तरह की जो रुझानात हैं उसके सद्देबाब के लिए मौसर इकदाम ज़रूरी हैं, बहुत हद तक इस पर मौसर इकदाम हुए भी हैं। इनको इसी की स्पिरिट की बुनियाद पर जब काम किया जाएगा तो इसके अच्छे नताइज जरूर सामने आएंगे। बिल्कुल ठीक है। जब नरेंद्र मोदी से सरेंडर मोदी तक हर जगह शिकस्त, हर जगह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, खुद भारत के अंदर जो है वो अब मोदी जो है वो उस पर तनकीद हो रही है। उमर साहब, ये सियासी तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी पे तनकीद कर रहे हैं बहुत सारी उनकी अपोजिशन भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मुजरिम है ना असल, उसको सामने लाना चाहिए। असल मुजरिम है RSS का चीफ मोहन भगवत। असल नाकामी उस शख्स की है जिसने नरेंद्र मोदी जैसा तोहफा हिंदुस्तान को दिया है। ठीक, ये जितनी नाकामियां हैं, मैंने पहले भी शायद आप जिक्र किया था, रात ट्रांसमिशन में भी जिक्र किया था कि पहलगाम के वाक़े के बाद 22 अप्रैल से लेके 11 मई तक, सॉरी 12 मई तक मोहन भगवत जो RSS का चीफ है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद रहा। ये हिंदुस्तान का डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर रहा इस पूरे अरसे में, और ये इसकी बहुत एक्टिविटीज़ कम रिपोर्ट होती हैं। हिटलर की तर्ज की ये तंजीम है, आपको पता है इसकी ना, वहाँ पर रिपोर्टिंग पे भी पाबंदी है इसकी, RSS की। जो चाहते हैं पब्लिकली वही मीडिया रिपोर्ट करता है। ये जो आप देखें कि अपना नरेंद्र मोदी ने जितनी भी अपने सर्विसेज चीफ से जब भी मुलाकात करने जाता था, उससे पहले भगवत मोहन जो है उससे मुलाकात करके, उससे इजाज़त लेके, उससे ब्रीफ लेके फिर ये अपने चीफ के साथ बैठता था। और उसके बाद जब ये सीज फायर हुआ, आपको याद है तो 12 मई को लोग कहते थे कि दोबारा ये जंग लग जाएगी, जो जब DGMO की मुलाकात भी होनी थी जी। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि मोहन भगवत उस वक्त कह रहा था कि भाई ये दोबारा से आपने पास की बात की थी ना उसने, ये इसलिए की थी, कहते दोबारा इसमें जंग लगाओ।
लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस वक्त जब अपने सर्विस चीफ से बात की, उस मीटिंग में एयर चीफ ने कहा कि सरकार कल अभी हमें जो है ना जूते पड़े हैं, हमारा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के पास हमारा पूरा बैटलफील्ड उनकी नजर में, हम ब्लाइंड हुए पड़े हैं। अगर फौरी तौर पे हमने दोबारा ये अपना तो कह लें कि नी जर्क रिएक्शन किया तो हमारा नुकसान इतना ज्यादा होगा कि हम लोग इतना सर्वाइव ही नहीं कर पाए। तब मोहन भगवत जो है वहां से नाराज होकर उसके बाद उड़ीसा गया, वहां से निकला 12 मई को। ये रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं सारे। तो असल मुजरिम जो है वो मोहन भगवत है, आरएसएस का चीफ। ठीक, आगे जो चेहरा मोदी है उसको मोदी पे तनकीद करे, असल तनकीद तो शख्स पे होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और भारत बाज नहीं आएगा। और 2009 से इसमें जो बात चोई साहब कर रहे हैं कि उनकी आरएसएस की 1 सदी कंप्लीट हो रही है। उनकी प्लानिंग हो रही थी कि इन्होंने अपनी 7 साल एक्टिविटी करनी थी, और मैं समझता हूँ कि ये पहलगाम का वाकया भी उसी का हिस्सा है। देखें, बात यह कि उसने पहलगाम वाकये से पहले नरेंद्र मोदी साहब जो अपने खिताब कर रहे थे उसमें तो वो पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने की बात कर रहे थे। पाकिस्तान ने, मैं जैसे पहले कहा है कि आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि हम उनके मुकाबले में छोटी मईशत ज़रूर हैं, हम छोटा मुल्क ज़रूर हैं, लेकिन ताकत के तवाज़न में हम उनके बराबर हैं, और हमने साबित कर दिया। आप जिस कैफियत की बात हिंदुस्तान में कर रहे हैं, आप रूटीन लाइफ में एक झूठ बोलते हैं तो आपको 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं, आप 10 झूठ बोलते हैं तो आपको 100 झूठ बोलना। ये सारा बयानिया झूठ पर मबनी था। और मोदी साहब का अगर आप माइंडसेट पढ़ें तो वो शुरू से देखें, मगरिब ने उनको ब्लैक लिस्ट क्यों किया था, कभी इस पर सोचा? मगरिब में ब्लैक लिस्ट थे, अमेरिका में उन पर पाबंदी थी, कनाडा में उन पर पाबंदी थी, बरतानिया में उन पर पाबंदी थी। और फिर मैं ये भी बताता चलूँ, आज जब हम बैरूनी महाज पे कहते हैं कि पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली है, तो पाकिस्तान ने तो दहशत गर्दी के खिलाफ बड़ी आलमी जंग जीत के दिखाई थी। पाकिस्तानी फौज का एक बहुत बड़ा क्रेडिट था। आज जब अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर वहाँ पर आर्टिकल्स छप रहे हैं, और इसलिए छप रहे हैं कि मौसूफ के दौर के अंदर कनाडा के अंदर क्या हुआ, सिखों की टारगेट किलिंग नहीं हुई, अमेरिका के अंदर सिखों की टारगेट किलिंग हुई, पाकिस्तान के अंदर हुई। और ये बात मैं नहीं कहता, ये वाशिंगटन पोस्ट कहता है, अपने आर्टिकल्स में कहता है, अपने एडिटोरियल में कहता है कि ये शख्स, इसका माइंडसेट में ये दहशतगर्द है, ये इंतहा पसंद है। और फिर ये इसमें तो कोई दो आरा नहीं कि इसको मगरबी मीडिया बुचर ऑफ गुजरात कहता है। 250 मुसलमानों का ये कातिल है, अकलीतों का जीना उसने दोबार किया हुआ है, और पाकिस्तान पे भी चढ़ दौड़ने की बात करता है। सलमान साहब, पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के जो सबूत हैं, जो सारे जराए हैं, वो यहीं से वाशिंगटन पोस्ट के उस आर्टिकल में नाम तक लिखे हुए हैं। और फिर आप देखें, मैं तो सलाम पेश करता हूँ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को, जिसने अपनी पार्लियामेंट के अंदर इनका मकरू चेहरा अपनी पार्लियामेंट को दिखाया कि ये आके यहाँ पर इंटरफेरेंस करते हैं, यहाँ पर टारगेट किलिंग करते हैं। इसके दौर में देखें, मैं आपको सियासी हवाले से बता सकता हूं कि इस शख्स के तर्ज अमल की वजह से इसने भारत को एक बारूद के ढेर पे लाके खड़ा किया है। मुझे तो जो चीज़ नज़र आ रही है कि ये तो खुद भारत की वहादत के लिए ख़तरनाक है, और ये शख्स अपनी मुइन्ना मुद्दत पूरी नहीं करेगा। और यही वजह है कि अब आप उसकी बॉडी लैंग्वेज का अंदाज़ा करें कि वो खुड़े खुड़े नज़र आते हैं, और उनका वज़ीर दिफा जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जाकर ये कहता है कि जी जो सूरत हाल बन रही है, हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। अभी तो हमने ट्रेलर चलाया है, फिल्म चली है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म चल चुकी है, राफेल की वैल्यू डाउन कर दी। अब तो देखें, राफेल के बारे में एक इंकशाफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने 2 रोज पहले किया कि हथियारे 3 नहीं, हथियारे 4 थे। राफेल, जी, राफेल के बारे में 4, और ये वो त्यारा था। देखें, ये मशरिक़ वस्ता में वो इस्तेमाल करते रहे, इसलिए ये वहाँ पर मशरिक़ वस्ता में कामयाब रहा कि वहाँ पर रद्द-ए-अमल कोई नहीं था। और पाकिस्तान, इन राफेल के हवाले से मैंने इनकी स्पीच सुनी है, नेट पे मौजूद है। ये शख्स 2019 में कह रहा था कि जी अगर मेरे पास राफेल होते तो मैं इस खिते की तारीख बदल देता। जिस राफेल को ये अपने गरूर, तकब्बर और घमंड का जरिया बना रहा था, उसे तो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने खाक में मिला दिया। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, देखें, बात ये कि आप अगर बजट का कंपैरिजन करें तो 75 अरब डॉलर्स का बजट है इंडिया का, हमारी फौज का 7 अरब डॉलर का बजट है। लेकिन पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी फजाइया ना सिर्फ अपनी कौम की उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरी है, दुनिया भर के अंदर आपके फजाइया के बारे में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि ये आसमान की मलका है। तो बात यह कि आसमान की मलका बनने के लिए एक पेशा वराना अहलियत होती है। आज जब सऊदी अरब का आप जिक्र कर रहे हैं, आप अबू धाबी का जिक्र कर रहे हैं,
वहाँ की एयर फोर्सेस की भी पेशा वराना ट्रेनिंग पाकिस्तान की एयर फोर्स ये एक करती है। जज्बे का नाम भी तो है मैं जो समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानी आपकी एयर फोर्स और आपकी फौज ये सारे रिजल्ट्स दे सकती है तो पाकिस्तान की हुकूमतों को भी रिजल्ट्स देने चाहिए, पाकिस्तान को मुआशी हवाले से मजबूत करना चाहिए। देखें, बात एक कायद आजम और हजरत इकबाल ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था वो एक कामयाब पाकिस्तान था। दुनिया के अंदर उसने एक मॉडल बनना था। मॉडल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की मुंतखब लीडरशिप की है, पाकिस्तानी सियासी लीडरशिप की है। यहाँ पर इंतहा पसंदी की, यहाँ पर इल्जाम तराशी की, यहाँ शिद्दत पसंदी की कोई बिल्कुल गुंजाइश ठीक है। जिस तरह जब बात हो रही है कि आसमान की मलका पाकिस्तानी एयरफोर्स को करार दिया गया, मैं समझता हूं कि हैरान कर दिया। और ये तो अगर स्टडी केस बन गए कि अपने से कई गुना बड़ी एयरफोर्स को शिकस्त भी दी और उनके राफेल तैयारे जो उनका गरूर था वो तो उनका गरूर खाक में भी मिला दिया। सबसे बड़ा झटका उनको उम्र उस वक्त लगा था जब उनके कॉकपिट की जो वॉइसेस थी वो तक हमने सुना। इसके बाद क्या बचता है आपके पास? क्या आपने जनाब उसके बाद आपके पास क्या बचता? क्या उनकी मनूवरिंग पता चल रहा है सारा? गुफ्तगू क्या कर रहे हैं? क्या दैट वाज द बिगेस्ट सक्सेस। सलमान साहब ने यहाँ पे बार बार जिक्र किया है कि हमारी इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी से छोटी है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सलमान साहब इस वक्त सूरत हाल वहाँ पर है कि नेट FDI इंडिया की जो है ना वो जीरो हो गई है। अब वहां पर बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही। पाकिस्तान को फायदा तो उन्हें नुकसान। अब देखिए सर, कहां पे $42 बिलियन 2022 में 42 अरब डॉलर की सरमायाकारी नेट FDI, और कहां पे आके सिर्फ $400 मिलियन, 42 अरब और 400 मिलियन यानी 4 करोड़। तो ये आलम उनका ये इस वक्त नेट FDI का बना है। आपने आईफोन के प्लांट के वाले से डोनाल्ड ट्रंप की बात सुन ली। अब जो नई खबर आ रही वो ये आ रही कि इन्होंने टेस्ला ने जो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाना था, टेस्ला वालों ने भी अब मना कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम आपको मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट नहीं लगाएंगे, आपने बहुत करना है तो आप यहाँ पे हमारे शोरूम खोल लें, हमारे अमेरिका से गाड़ियां इंपोर्ट करें और इंडिया में बेच लें। तो अब नई लोग वहां पे दुनिया सरमायाकारी करने के लिए नहीं जा रही। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग जो इस नरेंद्र मोदी ने आगे एक बड़क मारी थी ना, मेक इन इंडिया, दैट इज फिनिश्ड टोटल। अब मेक इन इंडिया नहीं, अब जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग वाला बिस्तरा पूरा गोल हो गया। पे मैं दोबारा बात जब कर रहा हूँ कि हर जगह उनको जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये इस देखिए ना, माशी तौर पे भी उन्हें नुकसान सलमान साहब ने बिल्कुल कि ये इस शख्स ने हिंदुस्तान को जो है ना वो उस गड्ढे में धकेल दिया है कि जनाब मनमोहन सिंह वाली दौर उससे भी वापस पीछे चला गया। इस हिंदुस्तान को अगर आज नरेंद्र मोदी और RSS का इन्फ्लुएंस इस मुल्क से खत्म करेंगे, उसके बाद भी अगले 10 से 15 साल हिंदुस्तान को दोबारा उस पोजीशन में आने लगे जिस पोजीशन पे मनमोहन सिंह ने 2014 में इस मुल्क को छोड़ा था। बिल्कुल, आप उनकी पॉलिसी देखें, वहां पे उनकी लिबरलाइजेशन देखें, इकोनॉमी की उनका जो काम मनमोहन सिंह के वज़ीर आज़म तौर कर गए, और उसके बाद उसको और साथ साथ वो भी कर रहे थे, कंपोजिट डायलॉग भी चल रहा था। अब देख रहे हैं शर्म शेख में 2009 में हमारी उनसे मुलाकात हुई, उन्हें एग्री किया, वजीर पाकिस्तान से लिया, और उसके बाद जब घर गए इसी RSS ने चढ़ाई कर दी, और उसके बाद जो दोबारा बैक ट्रैक वो उनको करना पड़ा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जब्बार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का अहम दौरा सऊदी अरब पर बात की गई। वज़ीर आज़म की जानिब से जो वफ्द किया है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़ेर क़यादत, उसके हवाले से हमारी आज बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद हैं वाशिंगटन में, उनसे भी बात हुई और आपने सुना कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ को हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह पज़ीराई मिल रही है। ये हमारे लिए यकीनन एक फ़ख्र की बात है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।